नमस्कार। इस वीडियो में समझाने वाला हूं मैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो ट्वेल्थ एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है जिसमें आपको समझना होता है रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है, क्योंकि हम जो रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एक्चुअली डिफाइन करेंगे वो किस पे डिफाइन करेंगे, सेट के ऊपर। रिलेशन फ्रॉम अ सेट टू सेट बी, मतलब एक सेट का दूसरे सेट पर रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो हमको एक्चुअली रिलेशन किस पे डिफाइन करना है, सेट पर। तो हमको पहले सेट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सेट। देखो, एक्चुअली जो सेट होता है वो क्या होता है, सेट एक वेल डिफाइन कलेक्शन होता है चीजों का, है ना, जिसको हम कह सकते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, वही ऑब्जेक्ट जो हम अभी चीजें कह रहे हैं। जैसे क्लास 12th के सभी बच्चों का कलेक्शन डिफाइंड है ना, जो हमने बोली है ना एक लाइन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब है जिसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई संदेह, कोई दुविधा नहीं है, जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो जो कोई थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करेगा, तीनों का ऑब्जर्वेशन अगर सेम है, कोई इसमें बीच में संदेह दुविधा नहीं है, तो फिर वो डिफाइंड है। ठीक है, जैसे कि क्लास 12th के सभी बच्चों का कलेक्शन, सभी बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, डिफाइंड है। हम काउंट करेंगे या हम देखेंगे तो भी हमारे लिए वो सेम है, आप देखेंगे कोई और पर्सन देखेगा तो वो सेम ही है। ठीक है ना। अब बात आती है कि डिफाइंड क्या नहीं है। जैसे कि इंडिया के टॉप 10 क्रिकेटर्स, तो टॉप 10 मैं किसको मान रहा हूँ, टॉप 10 मानने का क्राइटेरिया क्या है, मेरे हिसाब से टॉप 10 कोई और हो सकते हैं इंडिया के टॉप 10 क्रिकेटर्स, आपके हिसाब से टॉप 10 क्रिकेटर और हो सकते हैं कोई, है ना। या कह सकते हो कि मोस्ट ब्यूटीफुल 10 पर्सन्स आपके क्लास में, तो मेरे हिसाब से उसका आंसर अलग हो सकता है, आपके हिसाब से आंसर अलग हो सकता है। तो फिर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं बना पाएगा। क्लियर बात है। जैसे जहाँ पे आ जाए मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, बेस्ट क्रिकेटर, इस तरह से जो हमारे हैं, तो वो हमारे सेट नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। तो 1 मिनट में हमने यही बताया कि सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, जैसे मैं अभी सेट लिखूँ, लेट से सेट ए है हमारा, तो उसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ A, B, C। देखो, लिखने के कई रिप्रेजेंटेशन है, लिखने के तरीके कई हैं सेट के, उसमें से एक ये सबसे सिंपल रिप्रेजेंटेशन है सेट का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सेट के सभी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स को क्या करते हैं, कॉमा, ये क्या है, ये एलिमेंट है ना, सेट के क्या है, एलिमेंट्स है A, B, C। तो इनको क्या करते हैं, कॉमा 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 के साथ में लिखना होता है, सबको सेपरेटली लिखना होता है। दूसरी चीज, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे, और तीसरी चीज, इनको करली ब्रैकेट के अंदर में बंद करना होता है। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये कहलाता है रोस्टर मेथड। क्या कहलाता है, रोस्टर मेथड। और भी मेथड्स होते हैं, जैसे सेट बिल्डर मेथड। उसमें क्या करना होता है, उसमें हमको जो सेट है ना उसका रूल डिफाइन करना होता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए जरूरत पड़ी उस मेथड की क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं जिसमें 1 लाख एलिमेंट हो। तो 1 लाख एलिमेंट्स को तो हम कॉमा कॉमा करके नहीं लिख सकते हैं ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे सेट्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनका सिर्फ रूल डिफाइन कर देते हैं, कह देते हैं कि इनके एलिमेंट है वो इस रूल को फॉलो करते हुए होने चाहिए, बस। तो सिर्फ एक रूल से ही काम चल जाता है ना। तो ये तो हमारा हो गया सेट। अब देखो, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है, कहते कैसे हैं, ऐसे कहते हैं कि रिलेशन फ्रॉम ए टू, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्या है, सेट है, बी क्या है, सेट है ना। ए से बी पर रिलेशन बताओ। अब रिलेशन का जन्म कब होता है ना, रिलेशन का जन्म होता कैसे, कैसे रिलेशन बनता है। एक्चुअली रिलेशन यहाँ सेट के बीच में रिलेशन तब बनता है जब जिस रिलेशन पर आप सेट निकाल रहे हो उनके बीच में करो कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मैं सिखा देता हूँ अभी। जैसे मान लो ए ये हो गया और बी आप कोई दूसरा सेट मान लो, लेट्स से 1, 2। क्या मान लिया, 1, 2। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करोगे, जैसे आपने किया A क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना कैसे है, क्रॉस बी करके, ठीक है ना। तो A क्रॉस बी जब आप लिखोगे तो करना क्या होता है इसमें, इस सेट में क्या, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A का B के साथ, ध्यान रखना A का B के साथ। तो A के एक एक करके एलिमेंट को उठाओगे, B के सभी एलिमेंट के साथ में पेयर बनाओगे। क्या बोला हमने, एक एक करके एलिमेंट उठाओगे, B के सभी एलिमेंट के साथ में आप पेयर बनाओगे। बनाओ, A को उठाओ,
ए को उठाओगे बी के सभी के साथ पेयर बनाओ तो ए कॉमा 1 हो जाएगा और ए कॉमा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ए के तो सभी बन गए तो बी के साथ में पेयर, अब बी का बनाओ तो बी कॉमा क्या हो जाएगा 1 और बी कॉमा हो जाएगा 2। ऐसे ही हो जाएगा सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2। और तो कुछ नहीं रह गया, सभी एक सेट के ए सेट के सभी एलिमेंट का पेयर बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ में बन गया, इसमें कोई समस्या नहीं आई। अब देखो मेरी बात सुनो, इसमें आप सोच सकते हो कि सर कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट आए, ठीक है ना। तो क्या सर कोई ऐसा मेथड है, ये तो अभी छोटा था, कोई ऐसा मेथड है जिसमें बिना काउंट करे हम बता सकें कि कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। तो उसके लिए यही मेथड है कि देखो मुझे अगर लिखना हो कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे तो वो एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि ए में कितने एलिमेंट हैं इनटू बी में कितने एलिमेंट है। इसको कहते हैं जो बीच में दो डंडे के बीच में जो रखना होता है ना, ये इसको कहते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसको कैसे दिखाएंगे, दो डंडों के बीच में। कभी कभी इनको ऐसे भी दिखा देते हैं ए एन का मतलब भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, है ना। ए में कितने एलिमेंट हैं तो कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, जितने ए में होंगे इनटू जितने बी में होंगे। तो ए में कितने हैं अभी 3 हैं, इनटू बी में कितने हैं 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए 6 एलिमेंट हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हमारे किस में निकलेंगे, ए क्रॉस बी सेट में। अब यहां तक तुम ये समझ गए कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट दिखेंगे कैसे। एक्चुअली ए क्रॉस बी जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो उसके कैसे दिखेंगे एलिमेंट, उनके ऐसे दिखेंगे पेयर में, है ना, पेयर में। और ध्यान से देखोगे तो पहले पेयर वाला पहला जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, पहले सेट से आएगा, और जो पीछे वाले एलिमेंट हैं वो कहाँ से आएंगे, दूसरे वाले सेट से आएंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये हमारा हो गया। अब यहां से हो गया मेरा रिलेशन का जन्म, यहां से ए क्रॉस बी से हमारा रिलेशन का क्रिएशन हो गया। इस सेट में, इस वाले सेट में आपको सारे रिलेशन मिल जाएंगे जिनको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी इसमें सारे रिलेशन आपको मिल जाते हैं, जो भी ए टू बी जितने भी रिलेशन मैक्सिमम बन सकते हैं वो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब जो स्पेसिफिक रिलेशंस हैं जो कि आपको मेनली 3 पढ़ने हैं, एक हमको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक आपको पढ़ना है सिमेट्रिक, तीसरा पढ़ना है आपको ट्रांसिटिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांसिटिव रिलेशन, ये 3 टाइप के रिलेशंस आपको पढ़ने हैं। उनकी कंडीशन क्या होती है ना, ये सब आपको हम अभी बताते जा रहे हैं। एक चीज और समझ लो कि जो हमारे पहले वाले जो यहाँ पर पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले पहले वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे कहलाते हैं डोमेन। क्या कहलाते हैं, डोमेन। और ये कहलाते हैं हमारे कोडोमेन। क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। यानी ए के एलिमेंट जो पहले वाले सेट के एलिमेंट है वो डोमेन कहलाएंगे, जो बी के एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। क्लियर बात हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से मेनली रिलेशन पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहला रिलेशन जो आपका है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, पहला रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव। कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है ना। ये 3 टाइप के आपको रिलेशन पढ़ने हैं, और जब कभी किसी रिलेशन सेट में तीनों ही रिलेशन मिल जाएं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव भी, तब आपको कह देना है कि फिर वो क्या हो गया, फिर वो हो गया हमारा, जब हमको तीनों मिल जाएं तो हो गया वो इक्विवेलेंस रिलेशन। वहां क्या बन जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जब कभी भी आपको ये तीनों ही मिल जाएं तो वहां आपको, इधर लिख देते हैं, जब आपको ये तीनों ही रिलेशन बन जाएं तो आपको लिख देना है कि फिर वहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन,
ठीक है ना। अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बनेगा जो पेयर वाला सेट है ना, ये समझो आप रिलेशन कहाँ बन जाए, रिलेशन हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। एक बात और सुन लो, हमेशा जरूरी नहीं है कि रिलेशन के लिए, रिलेशन बनाने के लिए ये सेट अलग हो और ये सेट अलग हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन बनाने के लिए ए यहाँ भी हो और वही सेट यहाँ भी हो, उसको कहते हैं हम रिलेशन ऑन ए। और मेनली सच बोलूं तो आपको यही पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है रिलेशन ऑन ए। क्या पढ़ना है आपको, रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी सेम सेट का सेम सेट पर रिलेशन पढ़ना है आपको। दो सेट आपको नहीं मिलेंगे, क्लियर बात हो गई, आपको दो सेट नहीं मिलेंगे, आपको सीधा उसी सेट का उसी सेट पर रिलेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनेगा, जब आपका ए कॉमा ए का मतलब ये समझो आप, या बोलो कि एक्स कॉमा एक्स टाइप के एलिमेंट ये एलिमेंट ही तो है, जो पेयर में है वो क्या है, एलिमेंट। तो रिलेशन सेट में आपको इस तरह के एलिमेंट मिले, किसमें मिले, रिलेशन सेट में। इसका मतलब बिलोंग्स टू, यानी ये वाला एलिमेंट रिलेशन सेट में बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग करने का मतलब समझते हो ना, जैसे एक पीपल, एक लोग, एक कोई पर्सन एक गांव में बिलोंग करता है, ऐसे ही कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है। अब देखो कोई मान लो ये एलिमेंट हमारा रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1,1 मिल गया, है ना, ऐसा नहीं है कि केवल a, मिल गया, b, मिल गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए सभी के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, ये सभी x के लिए होना चाहिए, पर x कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट a से। अब कहानी ऊपर हमने समझाई थी, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इसलिए हमने दो अलग अलग सेट बना के आपको दिखाए थे, दो अलग अलग सेट लेकर दिखाए थे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाया था, और आपको ये बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये भी बताया आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ रिलेशन ऑन ए, मतलब जो भी आपको रिलेशन बनाना, रिलेशन सेट बनेगा वो ए टू ए ही बनेगा। अब बी वाला सेट कोई दूसरा नहीं होगा, वो स्वयं ए ही होगा, ठीक है ना, क्लियर बात हो गई। इसलिए मैं सिर्फ किसको ले रहा हूँ, ए को ले रहा हूँ। तो दोनों ही हमारे जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ए से ही आएंगे, क्लियर बात हो गई। हाँ अब देखो सिमेट्रिक कब बनेगा, सिमेट्रिक तब बनेगा जब हमारा x जो है x कॉमा बाई, और ये इफ वाली कंडीशन है, इफ के लिए सोच लो, इफ का मतलब है कि जब x कॉमा वाई मिल रहा है, यदि x कॉमा वाई मिल रहा है तो फिर y कॉमा एक्स भी मिलना चाहिए रिलेशन सेट में। अगर x कॉमा वाई रिलेशन सेट में मिल रहा है तो y कॉमा एक्स भी रिलेशन सेट में मिलना चाहिए, और जो हमारे x कॉमा वाई हैं वो कहाँ से आएंगे, सेट A से आएंगे, फॉर ऑल, प्रत्येक x y के लिए, ठीक है ना। आगे मैं बोल रहा हूं कि यदि इफ x कॉमा वाई मिल रहा है एंड y कॉमा जेड भी मिल रहा है, तो फिर x कॉमा जेड भी रिलेशन सेट में मिलना चाहिए। पर ये ध्यान रखना है, इफ अगर मिल रहा है तो चेक करना है, और अगर नहीं मिल रहा है तब तक तो है ही वो ट्रांसिटिव, ठीक है ना। अगर ये दोनों मिल गए और ये ना मिला तब ट्रांसिटिव नहीं है, अगर यही ना मिले तब तक तो वो है ही ट्रांसिटिव, तब तक आपने मना नहीं कर पाया ना कि वो ट्रांसिटिव नहीं है ना। तो आप उसको काउंटर तब कर पाओगे जब ये तो हो पर ये ना हो, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कहाँ से आएंगे, एक्स वाई जेड जो आएंगे वो हमारे आएंगे कहाँ से, सेट ए से। तो ये डेफिनेशंस हैं हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। हर एक एलिमेंट का उसी के साथ में रिलेशन होना चाहिए, सिंपल भाषा में बोलूं तो हर एक एलिमेंट का उसी के साथ में पेयर बनना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, एक के लिए नहीं हर एक के लिए। और यदि ऐसा हो रहा है कि एक का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में पेयर बन रहा है और उल्टा फिर उसका x कॉमा वाई बन रहा है, फिर y कॉमा एक्स बन रहा है, तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा।
और यदि ऐसा हो रहा है कि x, y मिल रहा है और y, z मिल रहा है, मतलब एक एलिमेंट का किसी दूसरे से, दूसरे का किसी तीसरे से मिल रहा है, तो फिर पहले का किसी तीसरे के साथ में अगर मिल पा रहा है, ये दोनों अगर मिल गए तब आपको चेक करना है, फिर ये मिल जाना चाहिए। अगर मिल गया तो फिर वो ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। और अगर यहीं तक नहीं मिला तो आपको चेक ही नहीं करना है, सिंपल, ठीक है ना। और यदि तीनों ही मिल गए तब फिर क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। जहां पर जिस रिलेशन ये रिलेशन सेट में तीनों ही रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, तब क्या बन जाएगा आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं समराइज कर देता हूं 1 मिनट में। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, वो सेट कहलाता है। सेट का एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, पर ये सिंपल वाला है जिसमें हर एक एलिमेंट को हम कॉमा कॉमा के साथ में लिख देते हैं, ठीक है। अब रिलेशन बनता कब है, इसके लिए आपको जिस रिलेशन सेट को दूसरे पर बनाना है, ठीक है ना। हालांकि हम क्या बता रहे हैं आपको, A to A ही पढ़ना है, पर मैं मान ले रहा हूं कि अगर दूसरे पर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे रिलेशंस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने A में होते हैं इंटू जितने B में होते हैं, उतने ही A इंटू B में आपको एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। अब रिलेशन की बात करूं, रिलेशन ऑन ए का मतलब है रिलेशन फ्रॉम A टू A। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर रिफ्लेक्सिव देखना है तो हर एक एलिमेंट A वाले सेट में जो भी एलिमेंट है, हर एक का उसी के साथ में पेयर बन जा रहा है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए समझा दिया हमने, x, y है तो y, x मिलना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए समझाया है, यदि x, y मिल रहा है और y, z भी मिल रहा है तो चेक करिएगा कि x, z भी मिलना चाहिए, तो फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिलेशन को 3 रिलेशंस आपको मेनली पढ़ने हैं। अभी 12th में आपको 3 ही रिलेशन पढ़ने हैं, और एंटी सिमेट्रिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है अभी। और अगर तीनों बन जाते हैं तो फिर इक्विवेलेंस रिलेशन वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको समझाने वाले हैं कि एक्चुअली जो फंक्शन होता है वो इस रिलेशन से कैसे डिफरेंट है, और फंक्शन होता क्या है। देखो अभी तक आपने रिलेशन जो समझा वो ऐसे समझा कि रिलेशन का अगर सेट में ऐसे मैपिंग इंटरप्रिटेशन से बता रहा हूँ। मान लो रिलेशन बनाते वक्त आपने ए सेट अभी लिया था ABC, और बी सेट जो लिया था वो लिया था 1,2। तो रिलेशन में क्या हुआ था, पहले वाले अगर A क्रॉस B किया था, आपने क्या किया था, अगर A क्रॉस B किया था तो A के सारे एलिमेंट सबके साथ में मैपिंग बना रहे, मतलब कनेक्ट हो रहे थे। A 1 के साथ भी कनेक्ट था, A 2 के साथ भी कनेक्ट था। फिर A का दूसरा एलिमेंट B है, वो दोनों के साथ में कनेक्ट होगा। फिर तीसरा वाला भी दोनों के साथ में कनेक्ट होगा, क्लियर है ना, दोनों के साथ में कनेक्ट होगा। अब देखो मजे की बात, यहाँ पर ये जनरल रिलेशन है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं वो इसमें है, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं। कैसे, अभी फंक्शन नहीं है, अभी फंक्शन नहीं बन रहा है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अभी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन बन रहा है। देखो मेरी बात सुनो आप, जैसे मान लो अभी हमने ए सेट अभी था जो, उसमें क्या था 1 2 3, और बी में क्या है, बी में हमारे A, B। अब मेरी बात सुनो, अगर फंक्शन बनना है तो वो ये कहता है कि ये इससे कनेक्टेड हो, इस वाले के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, अभी हमने बताया था डोमेन, क्या कहलाते हैं, डोमेन। और ये वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन, क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, 1 A से कनेक्टेड हो गया, अब मैं 1 को अगर B से कनेक्टेड कर दूं तो क्या दिक्कत आ रही, क्या गड़बड़ी आ रही है फंक्शन बनने में, फंक्शन क्यों नहीं बन पा रहा है। देखो जब फंक्शन बनता है तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन होती है। अगर मैं एक फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ले लूँ, मान लो sin x को ले लिया हमने, ठीक है ना, fx = sin x को ले लिया, तो यहाँ पर x क्या है, ये हमारी इनपुट वैल्यू है। यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, जो भी होता है कि नहीं है, यही तो होता है। अब इसमें इनपुट क्या होगा, इसमें इनपुट हमारा एक एंगल होगा, एंगल वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो वो डिग्री फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो रेडियन के फॉर्म में हो सकता है, पर पड़ेगा यहाँ पे एंगल ही, साइन में एंगल ही तो मिलता है, एंगल ही तो पड़ता है अंदर।
तो साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हालांकि वो वैल्यू तो किसी भी रियल नंबर पर दे सकता है। क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ जब तुम देखोगे बना करके तो वो ऐसा बनता है, ऐसे तो बनता है, साइन का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू +1 अटेन करेगा, मिनिमम वैल्यू -1 अटेन करेगा। 0,0 से शुरू होता है, यानी आपने इनपुट भी 0 डाला तो आउटपुट भी 0 मिला, यानी 0 एंगल पे वो आंसर कितना देता है? 0। ठीक है ना? तो इस तरह से वो क्या होता है, साइन का ग्राफ चलता है। हमने क्यों बताया कि वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है? इसलिए ले सकता है कि देखो आप इधर भी कहीं भी +∞ तक आप एक्सटेंड करते चले जाओ, कहीं भी ये जो कर्व है वो कहीं भी हॉलो सर्कल नहीं बनाएगा। हॉलो सर्कल बनाने का मतलब क्या होता है? हॉलो सर्कल बनाने का मतलब होता है वहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। पर यहाँ तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है, ये कहीं भी पॉइंट ऐसा नहीं बनेगा। हर जगह आपको -∞ भी चले जाओ, इधर भी आप एक्सटेंड करते चले जाओ तो भी सॉलिड बनता चले जाएगा ग्राफ, और +∞ पर भी हमारा ग्राफ सॉलिड बनता चला जाएगा। इसलिए इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी रियल एक्सिस पर हम कोई भी वैल्यू डालते चले जाएं साइन में, आपको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहीं भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलने वाला रियल पे। ठीक है ना? अब मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पर जो वैल्यू हम जानते हैं उनको डाल के देखो। जैसे आपने मान लो अभी डाला, ये बात समझ गए आप, इसको हटा दें हम। ठीक है, इतना समझ गए। क्या समझे अभी आप? ये समझे हो कि सर साइन की जो डोमेन है वो सारी रियल एक्सिस है। इतनी बात समझ गए ना? डोमेन क्या होता है? डोमेन इनपुट वैल्यू, वो सारी इनपुट वैल्यू का सेट होता है, इनपुट वैल्यू सारी इनपुट वैल्यूज का कलेक्शन होता है जिस पर फंक्शन डिफाइन है। तो मैंने क्या बताया, साइन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, यानी हर जगह फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब साइन एक्स की डोमेन क्या हो गई? पूरी रियल एक्सिस हो गई। सिंपल बात। फिर से बता दूं, किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है? किसी भी फंक्शन की डोमेन वो सेट होता है उस एलिमेंट, उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो एलिमेंट उस फंक्शन में डालने पर कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू यानी डिफाइंड आउटपुट देते हैं। ठीक है ना? तो वो हमारे डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ पर सारी रियल एक्सिस डोमेन हो गई, क्योंकि सारी रियल नंबर पर कुछ ना कुछ साइन जरूर आउटपुट में देता है। लेकिन हम कुछ मेन वैल्यू डाल के देखते हैं। जैसे सपोज हमने f0 डाला, f0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना देता है? तुम बताओ कितना देता है? 0। और अगर मैं साइन 30 डिग्री को डाल के देखूँ तो कितना देता है? साइन 30 डिग्री कितना देता है? बोलो, 1/2। ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब अगर आपने 0 डाला तो 0 मिला साइन, और 30 डाला तो आपने यहाँ पर 30 डाला तो क्या मिला? 1/2 मिला। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब आपने f(0 डिग्री डाला तो अभी आपको 0 मिल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद आपको 0 की जगह कुछ और मिल जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? क्यों? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर यही हो रहा है एक्चुअली। जब आपने 1 डाला तो आपको a मिला, लेकिन दोबारा फिर से जब आपने 1 डाला इनपुट में तो आपको क्या मिला? b मिला। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी सेम इनपुट पर अलग अलग आंसर कैसे मिल सकता है? तो वो फंक्शन फिर डिफाइन ही नहीं है ना? फिर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फिर एक कंडीशन ये है कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है। वो सिर्फ इधर के एक एलिमेंट के साथ में ही कनेक्ट हो सकता है। यानी जो ये वाला केस है ना, ये नहीं चलेगा। फंक्शन बनाने के लिए ये नहीं चलेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, पहली शर्त क्या है फंक्शन बनने के लिए? पहली शर्त ये है कि डोमेन का एलिमेंट 2 या 2 से इस तरह से, ये v नहीं, ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो सकता है। एक इधर का है, उधर के किसी एक से ही कनेक्ट होगा। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कि हो सकता है 2 भी ए से कनेक्ट हो जाए, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जैसे अभी आपने 0 डाला तो आपको 0 मिला, और आपने अगर 180 डाला तो बताओ साइन 180 कितना मिलता है? साइन 180 भी आपको 0 मिलता है। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि आपको 2 अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 सेम इनपुट पर आपको डिफरेंट आउटपुट मिल जाए। ये पॉसिबल नहीं है ना? फिर तो सवाल ही गलत हो जाएगा ना, कि 2 बार आप वैल्यू डाल रहे हो, सेम वैल्यू डाल रहे हो और अलग अलग आपको आंसर मिल रहा है, फिर तो गलत है ना? तो ये पॉसिबल है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा डोमेन का एलिमेंट है
डोमेन का एलिमेंट है वो छूटना नहीं चाहिए, लेफ्ट नहीं करना चाहिए, यानी जो ये इधर के हैं वो किसी ना किसी कोडोमेन के एलिमेंट के साथ इमेज जरूर बनाएगा। अभी मान लो हम बी के साथ में बना देते हैं, तो इधर के एलिमेंट कोई भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, इधर का एलिमेंट ये वाला केस नहीं बनाएगा, यानी दो या दो से अधिक कोडोमेन के साथ में कनेक्टेड नहीं होगा। तब फिर हाँ, अब फंक्शन डिफाइंड है, अब फंक्शन डिफाइंड है। तो मैं क्या कह सकता हूं, अभी हमने सीखा कि रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक जनरल रिलेशनशिप होता है बिटवीन ए से, मतलब एक सेट से दूसरे सेट पर। वो कैसे आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर। यहां पर हमने सिखाया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है ना। इसमें शर्त क्या होती है कि कोडोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होगा, वो एक ही से साथ कनेक्टेड होगा। लेकिन हाँ, ये जरूरी ये हो सकता है कि कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट इधर के साथ दो के साथ में प्री इमेज बना सकता है, ऐसा कर सकता है वो, है ना। अभी बताया कैसे कर सकता है कि 0 पर भी 0 दे रहा है और 180 पर भी 0 दे रहा है, तो अलग अलग दो इनपुट पर सेम आउटपुट दे सकता है, ये तो हो सकता है ना। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि दो इनपुट पर दो बार इनपुट डालो सेम और अलग अलग आउटपुट आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर अभी आपने रिलेशन पढ़ा और फंक्शन पढ़ा, फिर टाइप आते हैं फंक्शन के। जैसे एक आता है वन वन फंक्शन, दूसरा आएगा आपका मैनी वन फंक्शन, फिर आपका आएगा ऑन टू फंक्शन, फिर आएगा आपका इनटू फंक्शन। देखो बता देता हूं, मैं ब्रीफली बता देता हूं। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब इधर देखो ये तो कंडीशन आप समझे गए होगे कि इधर का तो छूटना है नहीं है, ठीक है ना। इधर के सारे किसी ना किसी कोडोमेन के साथ में जरूर कनेक्ट होगा, ठीक है, इधर का तो कोई छूटेगा नहीं। ये भी आप समझ गए कि इधर दो के साथ में कनेक्ट नहीं होगा। इधर का हो सकता है, जैसे ये है अभी दो के साथ में इधर के साथ कनेक्ट, लेकिन इधर वाला नहीं हो सकता है ना। ये बात पक्की है, फंक्शन तभी बनेगा। अब वन वन का मतलब है एक के साथ एक कनेक्टेड हो अगर, तो वन वन बनेगा। अभी तो एक के साथ एक कनेक्टेड नहीं है, इधर वाला तो इधर के दो के साथ में कनेक्टेड है, तो फिर यहाँ पर क्या बन रहा है? मैनी वन बन रहा है, ये वाला फंक्शन बन रहा है ना। तो और मैनी वन वाला फंक्शन ये बन रहा है। वन वन कब बनता? जब एक के साथ एक कनेक्टेड होता, एक और एलिमेंट यहाँ होता, फिर वो उसके साथ में कनेक्टेड हो जाता, तो फिर वो वन वन बन जाता। ऑन टू कब बनता? ऑन टू कब बनता है? जब इधर का भी कोई एलिमेंट नहीं छूटता, जैसे अभी नहीं कोई छूटा है, तो ये अभी ऑन टू बन रहा है ना। अगर इधर का कोई छूट जाए, इधर का छूट सकता है, हाँ छूट सकता है, तो इधर का अगर छूट गया है कोई एलिमेंट, तो फिर वो क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन कहलाता है। तो ये मेनली अभी हम 4 प्रकार के फंक्शन पढ़ते हैं, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इनटू, है ना। और जब कभी भी वन वन और ऑन टू एक साथ आपको मिल जाए, तो आप कह दोगे कि फिर वो क्या बन गया? बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। क्या बन गया? बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। तो और सरजेक्टिव बन जाता है जब केवल आपका वन वन हो। तो इस तरीके से हम फंक्शन और रिलेशन को पढ़ते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि अभी इतने अच्छे से टॉपिक और वास्ट टॉपिक को हमने थोड़े जल्दी से हमने कवर किया है, तो जल्दी चीज़ों को बताया। हालांकि हम वन वन, मैनी वन, इन फंक्शंस को हम ग्राफ के तरीके से कैसे समझ सकते हैं, ग्राफ समझ सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे कि वन वन फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है, तो प्रूफ अलग हैं इसके। बहुत अच्छा टॉपिक है, पर समय की अपनी सीमा है, उस वजह से हमने जल्दी से ब्रीफली सब कुछ बताया है आपको। आई होप ब्रीफली समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।